हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग आउटकम। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो हो रहा है यूनिट 3 का बी पार्ट। तो यूनिट 3 का ए पार्ट आज मैंने अपलोड कर दिया है थोड़ी देर पहले। आप जाके उसे देखें और फिर ये वीडियो देखें, बिकॉज ये सारी जो वीडियोस हैं ए बी सी ये सारी लिंक्ड होती हैं एक दूसरे के साथ। तो आप पहले वो वीडियो देखें, फिर ये देखें, फिर अगली सी पार्ट की वीडियो भी देखें। ये जो टॉपिक है यूनिट 3 ये है एजुकेशन, कल्चर एंड सोशल चेंज के ऊपर। और ए पार्ट अपलोड हो चुका है। बी पार्ट का टॉपिक है सोशल चेंज। सोशल चेंज का कंसेप्ट क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज, मतलब कंसेप्ट और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल चेंज, ये हम डिस्कस करेंगे। तो डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन है नेचर ऑफ सोशल चेंज की क्या है। तो पहले तो ये देखिए, जो सोशल है उसका मतलब होता है ऐसी चीज जो सोसाइटी के साथ रिलेटेड है या उससे उसके साथ कंसर्न रखती है, उसे हम कहते हैं सोशल। और चेंज का मतलब होता है डेविएशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग पैटर्न, मतलब एक जो चीज़ है अभी जो एग्जिस्टेंस में है, अभी जो प्रेजेंट में है, वो जब चेंज हो जाती है, जब बदल जाती है, उसे हम कहते हैं चेंज है। जब उसमें कोई बदलाव आता है, कोई मॉडिफिकेशन आता है, कोई डेविएशन आता है, उसे हम कहते हैं चेंज। और अगर हम सोशल चेंज को दोनों को एक टुगेदर टर्म देखें तो इसका मतलब होता है ऐसी चीज़ जो सोसाइटी के साथ रिलेटेड है और ऐसा चेंज जो सोसाइटी में चेंज हो रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे। जो चेंज सोसाइटी में होता है, सोशल लेवल पर होता है, उसे हम कहते हैं सोशल चेंज। लेस्टर वॉर्ड ने सोशल चेंज की एक डेफिनेशन दी है और वो कहते हैं कि सोशल चेंज इज रिलेटेड टू द चेंजेस इन सोशल एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडिविजुअल। वो क्या कहते हैं, सोशल चेंज इज रिलेटेड टू द चेंजेस इन सोशल एम्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ इंडिविजुअल्स। इसका मतलब ये है कि सोशल चेंज का मतलब होता है अगर हमारे सोशल एम या हमारे जो एम है, हमारे जो ऑब्जेक्टिव हैं, गोल है, सपने हैं एक इंसान के, अगर उसमें कोई चेंज आ रहा है, उसे हम कहेंगे सोशल चेंज है। ठीक है। ऑगबन ने एक डेफिनेशन दी है। वो कहता है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज। वो कहता है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन सोशल चेंज एंड कल्चरल चेंज। सो इसका मतलब है कि ऑगबन क्या कहता है, बताएं जरा, आप सोचे जरा ऑगबन क्या कहना चाहता है, सोचो। ऑगबन ये कह रहा है कि सोशल चेंज और कल्चरल चेंज में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आपने ए पार्ट की वीडियो नहीं देखी तो आप पहले जाके देखें, बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये डेफिनेशन समझ में आएगी। और अगर आपने वो वीडियो देखी है ए पार्ट की तो आप बता सकते हैं कि इसका मतलब इतना क्रिस्प और क्लियर है कि जो कल्चर है वो सोसाइटी का ही तो पार्ट है। तो अगर सोशल चेंज हो रहा है तो कल्चरल चेंज भी तो होगा, तो दोनों में डिफरेंस है ही नहीं कुछ। अगर सोशल चेंज हो रहा है तो कल्चरल चेंज भी होगा, अगर कल्चरल चेंज हो रहा है तो सोशल चेंज होगा। ठीक है, बिकॉज बोथ आर पार्ट ऑफ ईच अदर। कल्चर का सोसाइटी का पार्ट है कल्चर, और अगर सोशल चेंज कोई आ रहा है तो डेफिनेटली कल्चर में भी चेंज आएगा। ऑगबन ये कहने की कोशिश कर रहा है कि दोनों में एज सच कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों सेम ही है। तो कंपोनेंट्स ऑफ सोशल चेंज की अगर हम बात करें तो देयर आर इन टोटल 5 कंपोनेंट्स ऑफ सोशल चेंज, मतलब ऐसी चीज़ें जो सोशल चेंज का पार्ट है। कंपोनेंट्स का मतलब होता है कि सोशल चेंज में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड होती है। पहला तो है इकोनॉमिक। इकोनॉमिक कंपोनेंट का मतलब है कि जो सोशल चेंज है ना, वो इकोनॉमिक कंपोनेंट की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट सोशल चेंज का पार्ट है। बिकॉज इसमें अगर आपने देखा हो कितनी सारी इंडस्ट्रियस रेवोल्यूशन है इंडिया में भी एलपीजी आई थी, रिफॉर्म, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उसकी वजह से हमारी इकोनॉमी कितनी ग्रो हुई है, उसने सारे ट्रेड बैरियर्स अपलिफ्ट कर दिए। ठीक है, तो आप सोचो वो एलपीजी की तरफ से कितने बड़े इकोनॉमिक चेंज आए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, ना कि सिर्फ इंडिया में बल्कि फैब्रिक में भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई, यूरोपियन सोसाइटी में भी आई। ठीक है, फैब्रिक रेवोल्यूशन आई थी यूरोपियन सोसाइटी में, जो कि एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थी। ठीक है, क्लास कन्फ्लिक्ट यहाँ पे खत्म हो जाता है एक तरह से, बिकॉज हर किसी को इकोनॉमी का, एम्प्लॉयबिलिटी का चांस मिलता है। सोशल चेंज लोगों का
सोशल चेंज आता है, और वो सोशल चेंज कैसा होगा? पॉजिटिव होगा, बिकॉज लोगों का लाइफस्टाइल अच्छा होगा, ठीक है। लोग मटेरियलिज्म और ये, लेकिन इकोनॉमिक कंपोनेंट का एक ड्रॉबैक है कि लोग ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हो जाते हैं। मटेरियलिस्टिक का मतलब ये होता है कि लोग मटेरियल चीज़ें खरीदते हैं, जैसे कि फर्नीचर ले लिया, घर पे घर खरीद रहे हैं, पेड़ काट रहे हैं, मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ों की वजह से इन्वायरमेंट को हार्म होता है। ये एक इसका ड्रॉबैक है। लेकिन इकोनॉमिक कंपोनेंट जो सोशल चेंज का है वो एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए, ना कि नेगेटिव वे में, ठीक है। इकोनॉमिक वे सोशल चेंज दोनों तरफ से हो सकता है, पॉजिटिव या नेगेटिव। पॉजिटिव में लोगों की इकोनॉमिक जब सोशल चेंज आएगा तो लोगों का लाइफस्टाइल बढ़ेगा। अगर नेगेटिव होता है तो लोगों का लाइफस्टाइल गिर जाएगा और देश मंदी में चला जाएगा, ठीक है। मतलब हर चीज़ इतनी महंगी हो जाएगी कि लोग खरीद ही नहीं पाएंगे और भूख से मरेंगे, पॉवर्टी आ जाएगी, भूखमरी आ जाएगी। तो ये बड़ा अलग और गलत इकोनॉमिक सोशल चेंज होगा। तो हमें क्या एम करना है कि पॉजिटिव सोशल चेंज अगर आए सोसाइटी में तो दैट विल बी मोर बेटर। नेक्स्ट वन इज पॉलिटिकल कंपोनेंट। पॉलिटिकल कंपोनेंट भी सोशल चेंज का बहुत बड़ा और इम्पॉर्टेंट पार्ट है। क्यों? बिकॉज इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ तो पॉलिटिकल पावर कैसे शिफ्ट हुई है आपको भी पता है, ठीक है। पहले तो कॉलोनाइजेशन थी, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद एकदम से जब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई तो उतार चढ़ाव हमें देखने को मिले। हमारे देश में बहुत उथल पुथल है, बिकॉज 200 साल रहने के बाद ब्रिटिशर्स के, उन्होंने इतना तहस नहस कर दिया था हमारा देश कि पॉलिटिकल शिफ्ट इतना डिजास्ट्रस था वो ब्रिटिश टाइम के में पॉलिटिकल रूल जो हमारे देश पे चल रहा था वो इतना डिजास्ट्रस था कि जब हमारा देश इंडिपेंडेंट हुआ तो एकदम से पॉवर्टी देखने को मिली। बिकॉज लोगों के पास जब पावर आई तो लोगों ने खरीदना शुरू कर दिया, लेकिन तब तक रूल्स एंड रेगुलेशन अच्छे से नहीं बने थे, ठीक है। तो धीरे धीरे करके हमारे देश के पॉलिटिकल लेवल स्ट्रांग हुआ, ठीक है। हमारा देश डेमोक्रेटिक हुआ, सेकुलर हुआ, सोशलिस्टिक सोसाइटी आई हमारे देश में, ठीक है। अब जब सेकुलर की बात, डेमोक्रेटिक का तो आपको पता चल गया कि हमारे पास राइट टू वोट है अपनी गवर्नमेंट खुद चूज करने का, ठीक है। सेकुलर का मतलब ये होता है कि हर कोई धर्म फ्रीडम है, हर किसी को आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं। अगर किसी ने किसी रिलीजन को फॉलो नहीं भी करना तो दैट इज ऑल्सो एक्सेप्टेबल, नहीं करना तो दैट इज योर चॉइस, ठीक है। और सोशलिस्टिक सोसाइटी का मतलब ये है कि हमारी जो सोसाइटी है वो लोग बड़े इक्वालिटी के साथ चलेगी, लोगों में इक्वल अपॉर्चुनिटी होंगी, एम्प्लॉयबिलिटी की, राइट्स की, फ्रीडम की, और लोगों की ड्यूटीज भी होंगी, ठीक है। जब आपके पास एक राइट मिलता है, हम रिपब्लिक डे मनाते हैं, हम अपने फ्रीडम राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। हमारे जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं हम उनकी बात करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं करता हमारी ड्यूटीज़ की। राइट्स तो हमें मिले हैं, लेकिन उसके साथ साथ मिली हैं हमारी ड्यूटीज़। अगर हमारे पास राइट है तो हम वो राइट का मिसयूज़ ना करें ताकि किसी दूसरे को दिक्कत हो। हमारी ड्यूटी बनती है कि सड़क पे ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, ना कि आपकी जान को नुकसान हो और दूसरों की जान भी बची रहे। तो दीज आर सम ड्यूटीज, ठीक है। तो पॉलिटिकल पावर में बहुत बड़ा चेंज आता है, ठीक है, और ये बहुत बड़ा कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल अगर आप पॉलिटिकल सेटअप में देखें तो जम्मू कश्मीर एक स्टेट थी, ठीक है, जिसमें सोशल चेंज आया, उसमें आर्टिकल 370 हटा, तो ये आप एग्जाम्पल डाल सकते हैं। तो ये एक बड़ा बड़ा सोशल चेंज था। अब जम्मू कश्मीर में जाके आप देखिए, ठीक है, टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से आता है और ये बहुत ही निंदनीय चीज़ है उस कंट्री के लिए। जो वही कहते हैं ना, हमारे जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं मिस्टर एस जयशंकर, उन्होंने बोला है दैट जो टेररिज्म प्रमोट करते हैं वो कंट्रीज के साथ हम बैठ के बात नहीं करना चाहते, बिकॉज वी एज इंडिया आर विक्टिम ऑफ टेररिज्म, और टेररिज्म पाकिस्तान की तरफ से आता है। तो ज़रा आप सोचिए, जम्मू कश्मीर में इतने सारे चेंजेस आने के बाद भी वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्यों नहीं हो पा रही, क्यों नहीं पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो पा रही? क्योंकि ये जो हमारा पड़ोसी देश है वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो। नहीं चाहते ये लोग कि हमारे देश का जो जम्मू कश्मीर एक बहुत ही सुंदर एरिया है, इन लोगों ने उसको खराब करके रख दिया, ठीक है। तो आप जरा सोचिए, अगर पॉलिटिकल पार्टी इस टाइम पे हमारी स्ट्रांग है, दिस इज द रीज़न कि हमारा पॉलिटिकल स्टैंड एज अ कंट्री इतना स्ट्रांग है,
ठीक है। सोशल चेंज अगर हम जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा के लेके आ पाए हैं तो इट इज ओनली बिकॉज की पॉलिटिकल गवर्नमेंट एट दी सेंट्रल लेवल इज स्ट्रॉन्ग इनफ। ठीक है, तो आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिटिकल पावर्स कैसी हैं ये दर्शाता है कि आपका पॉलिटिकल स्टैंड एट इंटरनेशनल लेवल क्या होगा। ठीक है, और आप विद इन द कंट्री क्या चेंजेस लेके आते हैं। ठीक है, तो आपके देश में कुछ ऐसे लोग हैं, देशद्रोही लोग हैं, जो नहीं चाहते कि किसी देश की डेवलपमेंट हो, अपने ही देश के वो खाते हैं और अपने ही देश को वो मारते हैं। तो सोशल चेंज ये लोग खराब करते हैं पॉलिटिकल लेवल का, लेकिन पॉलिटिकल लेवल का सोशल चेंज हमें पॉजिटिव रखना है। कैसे? गवर्नमेंट को अंडरस्टैंड करके, गवर्नमेंट की गलत चीज़ों को क्रिटिसाइज करके और अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभा के। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट वन इज रिलीजियस कंपोनेंट। रिलीजियस कंपोनेंट का मतलब होता है अगर आप टेम्पल, गुरुद्वारा, चर्च जाते हैं या मस्जिद जाते हैं, आप फ्री हैं, आपको कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन हाँ आपको उनकी कल्चरल वैल्यूज फॉलो करनी पड़ेंगी। सिर ढकना होगा, ठीक है, छोटे कपड़े नहीं पहनने हैं। ये एक रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको नहीं हार्म करने हैं। ठीक है, आपको ये फॉलो करने पड़ेंगे और इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं इसे फॉलो करूं या नहीं करूं, आपको ये फॉलो करने ही पड़ेंगे बिकॉज दीज आर रिलीजियस वैल्यूज, और रिलीजियस वैल्यू के खिलाफ तो हमें जाना ही नहीं चाहिए। इफ दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल यू शुड नॉट डू इट। व्हाट इज एक्सेप्टेबल इज योर ड्यूटी टू फॉलो। ठीक है, तो रिलीजियस हार्मनी हमें मेंटेन रखनी है। हम किसी के धर्म को बुरा ना बोले। हर किसी का धर्म अच्छी शिक्षा देता है। हर किसी का धर्म एक ही चीज कहता है दैट गॉड इज वन। हमने अपने अलग अलग गॉड को बनाया हुआ है, लेकिन गॉड इज वन। और ये साइंस भी कहती है कि हमारी दुनिया को किसी ने बनाया है, ये खुद नहीं बनी है, और इसका कोई क्रिएटर है। क्रिएटर कौन है ये किसी ने नहीं देखा, लेकिन रिलीजन हमें कहता है कि देयर इज अ सुप्रीम पावर, और ये रिलीजन ही हमें सोशल चेंज लाने में बहुत हेल्प करती है। बिकॉज आप देखते होंगे कि जो रिलीजियस ग्रुप्स होते हैं वो कैसे दान पुण्य करते हैं। पंजाब में तो कम्युनिटी लंगर चलता है। अमृतसर में अगर आप जाएं, गोल्डन टेम्पल में जाएं तो 24/7 लंगर चलता है। सिर्फ यहाँ पे ही नहीं, एक जगह है हिमाचल में, वहाँ पे 24/7 हिंदू मंदिर है वो, और वहाँ पे भी 24/7 लंगर चलता है। और शिरडी में भी लंगर चलता है। तो ये जो रिलीजियस ग्रुप्स है, देखिए सोशल चेंज एक पॉजिटिव वे में लेके आ रहे हैं। हमारी जो पॉवर्टी है, हमारे जो देश में हंगर है, यहाँ पे भूखा सोना तो बहुत ही मुश्किल बात है। बिकॉज हमारे पंजाब में इतने लंगर चलते हैं कि जो जितना खाना चाहता है वो खा सकता है। स्पेशली बाकी स्टेट्स का तो नहीं पता, लेकिन पंजाब में आपको भरपेट खाना मिलता है बिकॉज इतना लंगर सेवा चलती है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज मॉरल कंपोनेंट। मॉरल कंपोनेंट का मतलब है कि ये तो फैब्रिक है सोसाइटी का। फैब्रिक मतलब कपड़ा है, एक एक थ्रेड मिलके हमारी सोसाइटी को ये बुनती है। ठीक है, मॉरल वैल्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि वाइन, अल्कोहल नहीं पीनी। ठीक है, मैरिजेस को एक इंस्टीट्यूशन समझा जाता है। मैरिजेस को इंस्टीट्यूशन समझना मतलब इसकी एक बहुत रिस्पेक्टेबल पहुंच है सोसाइटी में। मैरिज को बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है। और हाउस वार्मिंग सेरेमनी, हमारे घरों में गेट टुगेदरिंग होती है। ठीक है, हम जहाँ पे ये मॉरल वैल्यू गिवन होती है कि कोएड स्कूल में नहीं जाना। कोएड स्कूल मतलब जहाँ गर्ल्स एंड बॉयज इकट्ठे पढ़ते हैं, वो स्कूलों में नहीं जाना। सोचो वहाँ पे मॉरल वैल्यूज सिर्फ गर्ल्स रिलेटेड होंगी, लेकिन जहाँ पे कोएड स्कूल होंगे वहाँ पे मॉरल वैल्यूज जेंडर न्यूट्रल होंगी। गर्ल्स स्कूल और बॉयज स्कूल से अगर डिफ्रेंशिएट कर दे तो मॉरल वैल्यूज भी जेंडर ओरिएंटेड हो जाएंगी। लेकिन अगर कोएड स्कूल होंगे तो मॉरल वैल्यूज कैसी होंगी? जेंडर न्यूट्रल। कोई एक जेंडर को हम फेवर करेंगे ही नहीं कोएड स्कूल में। तो मॉरल वैल्यूज भी डिपेंड करता है एजुकेशन कैसी है, और सोशल चेंज भी वैसा ही आएगा। तो मॉरल वैल्यूज हमारी सोसाइटी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और हमें ये दिखाता है कि अल्कोहल नहीं पीनी है, करप्शन बुरी है। ठीक है, हमें ऑनेस्ट रहना है, हमें ट्रुथफुल रहना है, और अपनी ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अच्छे से निभाना है। लास्ट वन कंपोनेंट इज साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल कंपोनेंट।
इसका मतलब ये है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को सोशल चेंज में एक्सेप्ट करना। सोशल चेंज वही बेटर होगा जहाँ पे साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल वेज को हम एक्सेप्ट करते हैं। इसका मतलब हमारी सोसाइटी ऑर्थोडॉक्स नहीं है जो अपने हिसाब से चले, बल्कि टाइम के साथ सोशल चेंज तो वही है जो अपने चेंजेस को एक्सेप्ट करे, तो वही बेटर सोशल चेंज है। जैसे कि डिजिटल एरा को एक्सेप्ट करना, ठीक है, टेक्नोलॉजिकल जॉब्स में बच्चों को शिक्षा देनी, बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन देनी, ठीक है, और ये प्राउड फील करना कि हमारा देश डिजिटल बनता जा रहा है। आपको ये देख के हैरानी होगी और ये जानकर हैरानी होगी जो हम गूगल पे, ये पेपाल जैसे ऐप्स को यूज़ करते हैं और डिजिटल ट्रांजैक्शन करते हैं, बाकी देशों में ये चीज़ें आसान नहीं है। बाकी देशों में डिजिटल ट्रांजैक्शन इज़ नॉट ईजी। हमारे देश में डिजिटल ट्रांजैक्शन एक क्लिक पे हो जाती है, इतनी ईजी। लोग एटीएम में लाइनों में लगे रहते हैं, लेकिन हमारे एटीएम और बैंक के ऑनलाइन अकाउंट्स घर पे ही खुल जाते हैं। तो ये डिजिटल एंड साइंटिफिक एरा है जो हमारे देश ने अडॉप्ट करा है। डिजिटल इंडिया जैसी एक पॉलिसी इनिशिएटिव ने हमारे देश को देखो कितना ट्रांसफॉर्म कर दिया एकदम से। सो दिस इज अ पॉजिटिव सोशल चेंज। नेक्स्ट वन वी आर डिस्कसिंग इज पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज। पैटर्न्स ऑफ सोशल चेंज की जब हम बात करते हैं, इसका मतलब ये है कि अब सोशल चेंज के पैटर्न क्या होंगे, मतलब किस तरह ये सोशल चेंज होता है। पहला है क्यूमुलेटिव पैटर्न रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि एक इन्वेंशन दूसरी इन्वेंशन को जन्म देती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्हील की इन्वेंशन हुई थी, चरखे की इन्वेंशन हुई थी, तो उसके बाद देखो स्पिनिंग व्हील आया जिससे धागा बुनते हैं इंडस्ट्रीज में। स्पिनिंग व्हील अगर आपको नहीं समझ में आया तो गूगल कर लेना। स्पिनिंग व्हील की मैं आपको इमेज भी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे इनोवेशन ऑफ व्हील्स आपको दिख रहा होगा। क्यूमुलेटिव पैटर्न ऑफ सोशल चेंज का मतलब ये है, एग्जाम्पल देखिए, एक व्हील बना स्टोन एज में, किसी ने ये व्हील बनाया, ठीक है, और स्टोन एज में ये बनाया पत्थर का। उसके बाद लकड़ी का आया, ठीक है, इससे लोग वेल वगैरह ढकते थे, ठीक है, कुएं वगैरह ये ढका करते थे, ठीक है। फिर आया ये जो पुलक काट होती है, पुलक काट, उसका ये व्हील होता है, आपने खेतों में देखा होगा, फार्मर्स लेके चलते हैं, ठीक है। फिर साइकिल का व्हील आया, फिर टायर आए बड़े बड़े, और फिर ये देखो मशीन्स के व्हील आए, मशीन्स जो चलती हैं। मतलब एक व्हील के इन्वेंशन से क्या क्या बेटर इन्वेंशन हुई। सो दिस इज द पैटर्न ऑफ क्यूमुलेटिव पैटर्न ऑफ सोशल चेंज ड्यू टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही वे है कि इतनी सारी चेंज आई। अब जब स्पिनिंग व्हील की मैं आपको बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये है कि जो कपड़ों की फैक्ट्रीज में स्पिनिंग व्हील यूज होती है फॉर द स्पिनिंग ऑफ कॉटन, ठीक है, उससे थ्रेड्स बनती हैं, फिर उससे कपड़ा बनता है, ठीक है। फिर ऐसे ही व्हील से विंड मिल भी बनी है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी बनी है। मतलब एक चीज के इन्वेंशन से बाकी चीजें बनती जाती हैं, और यही है सोशल चेंज, ठीक है, यही होता है सोशल चेंज, ठीक है। अब हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर भी बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, ये देखो थ्योरी में भी आया है, नीचे हम डिस्कस करेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर क्या कहते हैं, उसने थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन में ये बताया है, ठीक है, कि क्यूमुलेटिव पैटर्न कितना इंपॉर्टेंट है। हॉबहाउस ने अपनी थ्योरी ऑफ सोशल डेवलपमेंट में ये बताया है कि सोशल चेंज एक पैटर्न फॉलो करती है। इसका मतलब है कि सोशल चेंज का एक पैटर्न होता है रिलेटेड टू साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब अगला पैटर्न क्या है, रिवर्सिंग पैटर्न रिलेटेड टू इकोनॉमिक एंड डेमोग्राफिक फिनोमिना, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, जो सोशल चेंज होते हैं वो अप्स एंड डाउन्स देखते हैं, ठीक है। फिनोमिना का मतलब ये होता है कि देयर इज अ कॉन्टिन्यूस इंक्रीज और इम्प्रूवमेंट, ठीक है। अब रिवर्सिंग पैटर्न, फॉर एग्जाम्पल आपका कभी इकोनॉमिक या डेमोग्राफिक फिनोमिना नीचे था, फिर सोशल चेंज आया और इकोनॉमिक लेवल बढ़ गया लोगों का, ठीक है। तो ये चीजें ऐसी हैं जो अप एंड डाउन रिवर्स होती रहती है, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी हाई कभी लो, ठीक है। तो दीज आर पैटर्न्स जो चेंजेबल है, ठीक है, जो रिवर्स वे में हो सकती हैं। अगर नीचे है तो इसका रिवर्स क्या होगा, हायर ही जाएगा, अगर हायर है तो ये नीचे भी जा सकता है। मीन्स दिस सोशल चेंजेस
चेंजेबल और रिवर्स इन पैटर्न। थर्ड, साइक्लिकल पैटर्न। साइक्लिकल पैटर्न रिलेटेड टू मेनी फिनोमिना इन नेचर एंड ह्यूमन सोसाइटी। इसका मतलब है कि बर्थ टू डेथ साइकिल चलता रहता है इंसानों के बीच में। ठीक है, आज किसी का जन्म हुआ तो किसी की डेथ भी हुई होगी। ठीक है, किसी की डेथ हुई तो किसी को जन्म भी हुआ होगा। यहाँ पे जिसने जन्म लिया है उसने जाना है एक दिन। ठीक है, तो ये साइकिल ऑफ डेथ एंड बर्थ चलता रहता है। ठीक है, तो इसे ही हम कहते हैं साइक्लिकल पैटर्न, जिसे हम वेव लाइक स्ट्रक्चर से बता सकते हैं, अप्स एंड डाउन्स की तरह। अगर आप मेडिकल फॉर्म से रिसर्च करें तो आप देखेंगे स्टैटिस्टिक्स कर्व लाइन से बनते हैं। कर्व लाइन ये दिखाती है कितना बर्थ हुआ, कितनी डेथ रेशियो थी, कितनी बर्थ कितनी डेथ रेशियो। ठीक है, तो ये अप एंड डाउन कर्व हमें साइक्लिकल पैटर्न दिखाते हैं। ठीक है, और इनका ये कहना है कि ये चलता ही रहता है पैटर्न लाइफ लॉन्ग। तो ये 3 पैटर्न होते हैं सोशल चेंज के। आपको ये समझ में आ गया होगा, आई होप। बड़े ही सिंपल वे में मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। नेक्स्ट वन इज थ्योरीज। थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज। अब थ्योरीज ऑफ सोशल चेंज बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये 8 थ्योरीज हैं और ध्यान से सुनिएगा। शायद वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको वीडियो को स्किप मत करिएगा। ये थ्योरीज मैं आपको अच्छे से अब समझाने वाली हूँ। डेवलपमेंटल थ्योरी, ये आपको शॉर्ट में भी कोई थ्योरी उठा के पूछ सकते हैं। ठीक है, या कोई एक थ्योरी उठा के आपको 2-3 थ्योरी डाल के आपको पूरा आंसर लिखने के लिए कह सकते हैं। तो ये थ्योरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको नहीं पता एग्जामिनर कैसा क्वेश्चन डाल दें, और अगर आप ये ध्यान से सुनेंगे तो दिस विल बेनिफिट यू। ठीक है, पहली है डेवलपमेंट थ्योरी। किसने दी है? ऑगस्टे कॉम्ट। ऑगस्टे कॉम्ट ये कहते हैं कि जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो हेल्प करती है सोशल चेंज में। ठीक है, तो वो कहते हैं कि देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। थियोलॉजिकल, THEOLOGICAL, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड फाइनली जो आखिरी वाली स्टेज वो कहते हैं साइंटिफिक। 3 स्टेजेस है, थियोलॉजिकल, मेटाफिजिकल एंड साइंटिफिक। और वो कहते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट किसको फॉलो करती है? इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट को। जिसकी मॉरल डेवलपमेंट हाई है उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हाई ही होगी। ठीक है, जिसकी मॉरल डेवलपमेंट हो गई वो इंटेलेक्चुअली भी डेवलप हो गया, वो ये कहते हैं। ठीक है, और उसने बोला है कि इम्पोर्टेंस वो देता है एजुकेशन को, जो कि इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट में हेल्प करती है। ठीक है, स्पेशली डेवलपमेंट ऑफ साइंस, ताकि साइंस की डेवलपमेंट हो बच्चों के बीच में, बच्चे सेल्फ डायरेक्टेड बने और सोशल चेंज को एक्सेप्ट करें। तो ये है डेवलपमेंट थ्योरी बाय ऑगस्टे कॉम्ट। नेक्स्ट है एवोल्यूशनरी थ्योरी, जिसने दी है हर्बर्ट स्पेंसर। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। हर्बर्ट स्पेंसर का नाम फिर से आ रहा है, तो आप ये समझें कि हर्बर्ट स्पेंसर ने चार्ल्स डार्विन के इन्फ्लुएंस के अंडर ये थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बनाई, और इसने ये बोला कि हेट्रोजेनिटी होती है विद और विदाउट ह्यूमन विलिंग। ठीक है, लाइक कॉम्टे, उसने ये बिलीव करा कि सोशल चेंज यूनिवर्सल है और हम इस सोशल चेंज या एवोल्यूशन को हम रोक नहीं सकते। ये सोशल चेंज आज नहीं तो कल होगा और कोई इसे रोक नहीं सकता, कोई भी नहीं रोक सकता सोशल चेंज को, चाहे आप इसे एक्सेप्ट करें ना करें। चेंज इज अ चेंज। आपके एक्सेप्ट ना करने से ये रुकने नहीं वाला, या ये चेंज है नहीं, हम ये कह भी नहीं सकते। ठीक है, तो चेंज जो है वो सोसाइटी का पार्ट है। ये एक चीज परमानेंट है और वो है चेंज। तो एवोल्यूशनरी थ्योरी हर्बर्ट स्पेंसर की यही कहती है कि सोशल चेंजेस यूनिवर्सल इन नेचर। एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट थ्योरी बाय हॉबहाउस एलटी। हॉबहाउस एलटी ने एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट थ्योरी दी है, और उसने ये माना है कि जो मैनकाइंड है वो सेवरल स्टेजेस ऑफ इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट से होती है, जैसे कि प्री लिटरेट टू मॉडर्न साइंटिफिक थॉट। उसने कॉम्टे की तरह ये माना है कि मॉरल डेवलपमेंट मेंटल डेवलपमेंट में भी साथ दे दिया है। मॉरल डेवलपमेंट किसको फॉलो करती है? मॉरल डेवलपमेंट वुड अकम्पनी मेंटल डेवलपमेंट। जिसकी मॉरल डेवलपमेंट होती है उसकी मेंटल डेवलपमेंट भी होती है, और सोशल चेंज इससे आता है। जब लोग मॉरली डेवलप होंगे, मेंटली डेवलप होंगे, तो वो सोशल चेंज लाने में अपना योगदान देंगे। नेक्स्ट वन इज क्लास स्ट्रगल थ्योरी, कार्ल मार्क्स। क्लास स्ट्रगल थ्योरी किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने दिया, और वो ये कहता है कि डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट को बड़ी इंपॉर्टेंस दी है फॉर सोशल चेंज। उसने बोला है द प्रोसेस इज यूनिवर्सल इन नेचर। सोशल चेंज और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट यूनिवर्सल इन नेचर है और हर सोसाइटी ये चेंज से जाती है, ठीक है, और हर सोसाइटी ये सोशल चेंज से जाती है। और इस थ्योरी को उसने नाम दिया है क्लास स्ट्रगल थ्योरी। नेक्स्ट वन इज ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी। ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी किसने दी है? ऑसवर्ल्ड स्पेंगलर। ऑसवर्ल्ड एक कार्टून भी आता होता था, राइट, वो ब्लू टाइप कार्टून आता था, ऑसवर्ल्ड। तो ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी क्या कहती है कि सिविलाइजेशंस में क्या होता है, सिविलाइजेशन एक सोशल चेंज है जिसमें क्या होता है कि हम बर्थ लेते हैं, हम समझदार बनते हैं, हम बूढ़े होते हैं और डेथ हो जाती है हमारी, ठीक है। ये एक ऑर्गेनिज्मिक थ्योरी है कि जिसने जन्म लिया है उसकी डेथ होगी ही होगी, और वो जिसने जन्म लिया है वो एडल्ट होगा, फिर वो बूढ़ा होगा और फिर वो मर जाएगा, ठीक है। वन डे ही विल टेक बर्थ एंड नेक्स्ट डे और सम अदर डे, या जब उसका टाइम आएगा ही विल डिक्लाइन। और ये सोशल चेंज एक पार्ट है, ये सोशल चेंज का एक पार्ट है। स्पिरिचुअल थ्योरी किसने दी है? टॉइनबी, TOYNBEE, टॉइनबी ने दी है। और इसने अपनी बुक लिखी थी अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री। अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में टॉइनबी कहते हैं कि जो स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है सोसाइटी का वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो इंसान स्पिरिचुअल होता है उसकी एम्स एंड एस्पिरेशन बड़ी हाई होते हैं, जो कि ह्यूमन सिविलाइजेशन में सोशल चेंज लाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसने बोला है कि रिलीजन सोशल चेंज में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। और इस थ्योरी का क्या नाम है? स्पिरिचुअल थ्योरी गिवन बाय टॉइनबी। थ्योरी ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, ये थ्योरी किसने दी है? ऑकबर्न ने अपनी बुक में इसने लिखा था सोशल चेंज। ऑकबर्न ने अपनी सोशल चेंज बुक निकाली थी और उसमें ये थ्योरी दी थी, और इसने बोला है कि सोशल चेंज किसका रिजल्ट है? टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस का। जिस सोसाइटी में टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आएगा, चेंज आएगा, वहाँ पे सोशल चेंज आएगा। बिकॉज सोसाइटी क्या है, चेंज क्या है? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट से अभी इस टाइम पे देखो कितना चेंज आ रहा है। हमारी सोसाइटी बड़ी ही लेजी सोसाइटी बन गई है, डिपेंडेंट ऑन टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स, ठीक है। तो सोशल चेंज रिजल्ट किसका है? साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल डिस्कवरीज एंड इन्वेंशंस का। ये किसने बोला है? ऑकबर्न ने अपनी सोशल चेंज नाम की बुक में। थ्योरी ऑफ डिटीरियोरेशन, एल्बर्ट स्किविट्ज। और इसने किसने दी है? थ्योरी ऑफ डिटीरियोरेशन किसने दी है? एल्बर्ट स्किविट्जर। एल्बर्ट स्किविट्जर कहते हैं कि ह्यूमन सोसाइटी क्या है? एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है डिटीरियोरेशन का। मतलब ये सोसाइटी गिरती रहती है। एक सोसाइटी, आप सोचो एक पहाड़ बनता है सोसाइटी का, ठीक है, फिर एक टाइम पे वो पहाड़ गिर जाता है, पानी आया और वो, आप चलो वो भी नहीं रहने दो, आप सोचो आप बीच पे गए हो और आपने रेत का एक माउंटेन बनाया। बच्चे बनाते हैं ना, घर बनाते हैं रेत के, पानी आया वो रेत का घर गिर गया। बिल्कुल वैसे ही सोशल चेंज क्या करती है? एक नींव खड़ी करती है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी करती है। फिर एक नया सोशल चेंज आया, वो सारा पुराना सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर आपका गिरा के नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेगा। तो इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ डिटीरियोरेशन। और ये कहता है कि हमारे पास जो है अनलिमिटेड फिजिकल पावर है एज अ माइंड एंड अ मैन। हमारे पास एज अ मैन और एज अ ह्यूमन अनलिमिटेड फिजिकल पावर्स हैं कि हम अपने हिसाब से अपने सोसाइटी को चला सकते हैं, ठीक है। हमारे पास मॉरल कॉम्पिटेंस है, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें, ये पावर हमें मॉन्स्टर बना देती है। मॉन्स्टर मतलब हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं। आपने देखा होगा न्यूक्लियर पावर जैसी चीज़ें बनी हैं। अब न्यूक्लियर पावर का बटन एक कोई दबा दे, आधी से ज़्यादा दुनिया को खतरा और वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। कितने देश न्यूक्लियर वेपन से ख़त्म हो सकते हैं। तो ये जिसने बनाया है उसने पता नहीं क्या सोच के बनाया है, लेकिन एक इंसान दूसरे ही इंसान का दुश्मन बन गया, ठीक है। आप हिरोशिमा नागासाकी की डॉक्यूमेंट्री देखें, आज भी लोग वहाँ पे मेंटली रिटार्डेड पैदा हो रहे हैं, फिजिकली डिसेबल्ड पैदा हो रहे हैं, बिकॉज वहाँ पे आज भी रेडिएशंस ऑफ न्यूक्लियर पावर जो यूएसए ने यूज करी थी उसके ऊपर वो फील होती है, ठीक है। तो थ्योरी ऑफ डिटीरियोरेशन, ठीक है, इंसान का ही दुश्मन बन जाता है कई बार अपनी पावर को ओवर यूज करके, ठीक है। तो ये है कुछ थ्योरीज
बड़ी ही इंपॉर्टेंट, आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं, फटाफट से फैक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। फैक्टर्स कॉजिंग सोशल चेंज। अब फैक्टर्स कौन से होते हैं जो सोशल चेंज को इन्फ्लुएंस करते हैं? फर्स्ट वन इज जियोग्राफिकल फैक्टर। जियोग्राफिकल फैक्टर जैसे कि क्लाइमेटिक कंडीशन होगी हमारी, ठीक है। कुछ एरियाज होते हैं जो क्लाइमेटिक कंडीशन से अफेक्टेड होते हैं, जैसे आंध्रा स्टेट है हमारे इंडिया की, वहां पे फ्लड्स आते रहते हैं, ठीक है। स्टेट ऑफ बंगाल में अर्थक्वेक या फेमाइन हो सकता है कभी भी, ठीक है। एग्रीकल्चरल इनसफिशिएंसी होती है, ठीक है। कई स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर इज नॉट पॉसिबल, ठीक है, जैसे राजस्थान, वहाँ पे एग्रीकल्चर इज नॉट दैट मच पॉसिबल, ठीक है। तो सोशल चेंज जियोग्राफिकल फैक्टर या क्लाइमेटिकल कंडीशन से भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज एनवायरमेंटल फैक्टर। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे बड़ी बड़ी सिटीज का होना, विलेजेस आजकल इतने मॉडर्न हो चुके हैं कि विलेज कल्चर ही खत्म हो चुका है, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे कि अर्बनाइजेशन हो रही है जगह जगह, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि अब रूरल एरिया से लोग अर्बन एरिया में आते जा रहे हैं, ठीक है। अब विलेजेस भी अर्बन एरिया से कम हाईफाई नहीं है, विलेजेस में जाके देखो बड़े बड़े घर हैं वहां पे भी लोगों के, ठीक है। तो एनवायरमेंटल चेंज आ रहा है, सोशल चेंज, ये भी एक रीजन है। माइग्रेशन मतलब एक जगह से लोगों की दूसरी जगह पे मूवमेंट होना। अब एक जगह से दूसरी जगह जब मूवमेंट होती है, इसे हम कहते हैं माइग्रेशन। अब माइग्रेशन किसी भी रीजन से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे अर्थक्वेक आया तो वहां पे सब तहस नहस हो गया, तो लोग शिफ्ट कर जाते हैं दूसरी जगह, माइग्रेट कर लेते हैं। फ्लड आया तो लोग माइग्रेट करते हैं, फेमाइन आया तो लोग माइग्रेट, वॉर की वजह से लोग माइग्रेट करते हैं। जब वेस्ट और ईस्ट पाकिस्तान, ये आपको पता होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ, जब बांग्लादेश नई एज अ कंट्री नहीं था, इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, इंडिया ने हेल्प करी थी बांग्लादेश को इंडिपेंडेंट होने में, तब हम उसे क्या कहते थे, ईस्ट पाकिस्तान। जब ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान की आपस में लड़ाई हो रही थी, ठीक है, और जब ईस्ट पाकिस्तान कह रहा था कि हमें पाकिस्तान से इंडिपेंडेंट कंट्री बनानी है जिसका नाम होगा बांग्लादेश, उसका नाम बना, ठीक है। अब बांग्लादेश के कुछ रिफ्यूजीज इंडिया में आके रहने लगे, ठीक है, बहुत 1 करोड़ से भी ज्यादा रिफ्यूजीज आके इंडिया में रह रहे थे, ठीक है। तो ये वॉर के टाइम पे भी इंडिया में माइग्रेशन तब हुई थी। तब इस टाइम पे इंदिरा गांधी वॉज दी प्राइम मिनिस्टर और उसने वो बांग्लादेश को आज़ाद करवाया और उसका नाम बांग्लादेश रख दिया, ठीक है। तो वॉर की वजह से भी माइग्रेशन होती है। नेक्स्ट वन इज वॉर, ठीक है। वॉर अगला फैक्टर है। वॉर कैसे फैक्टर है? जैसे कि वॉर की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आती हैं तो लोग सोशल चेंज आता है। अगर लोग माइग्रेट नहीं करे, एक ही कंट्री में आए वॉर की वजह से, तो वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत ही स्लो होगी, बिकॉज वहाँ पे तो इकोनॉमी डिस्टर्ब हो चुकी है, ठीक है, वहाँ पे भूखमरी आ जाएगी। नेक्स्ट वन है सोशल चेंज। वहाँ पे सोशल चेंज बिल्कुल डिस्ट्रॉय होगी, सोसाइटी तो बिल्कुल खत्म है, लोगों की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, लोगों की पॉलिटिकल लाइफ डेंजर में आ जाती है, ठीक है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर उथल पुथल हो जाती है, ठीक है। तो आप म्यांमार में देखो, ठीक है, म्यांमार में आर्मी ने ओवरटेक कर लिया, पाकिस्तान में तो आर्मी ओवरटेक करके बैठी हुई है, ठीक है ना, वहाँ पे प्रधानमंत्री का नाम का ही है, वहाँ पे तो आर्मी की चलती है, ठीक है। तो ऐसी जब चीजें होती है तो वहाँ का सोशल चेंज आप सोचिए किस तरह का होगा। नेक्स्ट वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मतलब है कि जिस देश की कंट्री में पॉपुलेशन ज्यादा होगी, ठीक है। अब इंडिया जो है ओपन स्टेट है, ओपन कंट्री है, यहाँ पे अगर रिफ्यूजीज भी आते हैं तो यहाँ पे वो रह सकते हैं, ठीक है। अब रिफ्यूजीज आते हैं। अब बांग्लादेश की जब प्रधानमंत्री थी हसीना जी, वो थोड़ी देर के लिए जब वहां पे उथल पुथल हुई तो वो इंडिया में शरण लेने आई, तो उनको एक्सेप्ट करा इंडिया ने। तो इंडिया में सिस्टम है या एक ऐसी पॉलिसी है कि हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, हम लड़ाइयों में नहीं पड़ते, ठीक है। अब इंडिया एक पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, कनाडा, अमेरिका, इंग्लैंड जैसी कंट्री से भी ज्यादा पॉपुलेशन है हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे सोशल चेंज बहुत बड़े बड़े लेवल पर होता है, ठीक है। इकोनॉमिक चेंज, सोशल चेंज, कल्चरल चेंज, बहुत सारी चीजों में चेंज होता है, और यहाँ पे सोशल चेंज को एक्सेप्ट करना इज अ बिग थिंग, ठीक है। किसी भी तरह का सोशल चेंज, नेगेटिव या पॉजिटिव या न्यूट्रल, वो हो सकता है,
नेक्स्ट वन है साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस। अब यहाँ साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस से क्या होगा, स्लम्स खत्म हो जाते हैं, कई बार स्लम्स को हटाना पड़ता है, ठीक है। ओवरवर्क करना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को ताकि वो देश की जीडीपी के लिए काम करें, अपना कंट्रीब्यूशन दे, पॉपुलेशन ग्रो होती है, ठीक है, लोगों की वेजेस कम होती है, ठीक है। अब ऑकबर्न क्या कहते हैं, ऑकबर्न ने डेफिनेशन दी है कि टेक्नोलॉजिकल चेंज इन सोसाइटी बाय चेंजिंग एनवायरमेंट वी टर्न अडॉप्ट, ठीक है। इसका मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी जो है हमारी सोसाइटी को चेंज करती है बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट एकदम से चेंज हो जाता है, हमारे लोग हमारे जो इन्वायरमेंट है उसका मटेरियलिस्टिक इन्वायरमेंट में चेंजेस आते हैं और हम इन्वायरमेंट या चेंज के साथ अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो हमारी जो सोशल इंस्टीट्यूशन है वो भी खुद को अडेप्ट करती है और इस तरह से सोशल चेंज आता है। फिर आता है आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस। आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंसेस का मतलब है कि जब लोगों की राय हमारे सोशल चेंज लाने में मदद करे। अब जैसे रूसो है, आपने फिलॉसफी में पढ़ा होगा, रूसो का आइडिया था फ्रीडम, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ठीक है। वो बात करता है फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में। अब गांधी जी का व्यू था नॉन वायलेंस, ठीक है, वो ब्रिटिशर के टाइम पे था। सोचो आइडियोलॉजिकल वे में, आइडियोलॉजिकल जो व्यूज थे महान लोगों के, उन्होंने सोशल चेंज लाने में किस तरह हेल्प करी। कल्चरल डिफ्यूजन। कल्चरल डिफ्यूजन का मतलब ये है कि कल्चर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। ये मैंने ए पार्ट में भी समझाया था, आपने अगर समझा हो तो आपको बड़े अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कल्चर एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है। आज जब एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं तो उसकी वजह से सोशल चेंज बहुत बड़े लेवल पर आता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया में वेस्टर्न कल्चर का इन्फ्लुएंस होता है तो हम वैसे कपड़े पहनते हैं, वैसे गाने सुनते हैं। आज बच्चे टेलर स्विफ्ट के गाने सुनते हैं, ठीक है। उसका क्या नाम था, एक स्टीव स्मिथ, ठीक है, स्टीव स्मिथ जैसे इंटरनेशनल क्रिकेटर्स को देखते हैं, ठीक है। और बच्चे आजकल हॉलीवुड मूवीज देखते हैं, डॉक्यूमेंट्रीज देखते हैं, इंटरव्यूज देखते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर यहाँ पे भी फॉलो होता है कि हमारे इंडियन बॉलीवुड एक्ट्रेस बाहर जाके काम करते हैं। तो ये कल्चरल डिफ्यूजन हमें देखने को मिलता है जो कि सोशल चेंज का एक फैक्टर है। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स की हम बात करते हैं, ये लास्ट होगा आपका, इसके बाद सी पार्ट हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। अब ये तो था जो फैक्टर जो सोशल चेंज में हेल्प करते हैं। अब कुछ ऐसे फैक्टर्स की हम डिस्कशन करते हैं जो सोशल चेंज को रोकते हैं। फर्स्ट है सोशल चेंज को रोकने वाली कल्चरल इनर्शिया। इसका मतलब ये है कि कई बार ना कल्चर एक रुकावट बनता है सोशल चेंज में, ठीक है, सोशल चेंज में रुकावट बनता है कई बारी कल्चर, ठीक है। आपको ये पता होगा कि कई बारी हमारा जहाँ पे विलेज कल्चर अगर आप देखो कि तो वहाँ पे कई विलेजेस में लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता, लेकिन आप बात कर रहे हो पढ़ाने की, तो कल्चर उनका जो होगा कि हमने तो लड़कियों को पढ़ाना ही नहीं है। तो बताओ अगर वो चाहते ही नहीं है पढ़ाना तो आप कैसे पढ़ा लोगे? दंगे कर लोगे, उनके साथ लड़ाइयाँ कर लोगे? नहीं कर सकते आप उन्हें मना नहीं कर सकते। तो अगर आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखो तो इट इज अ ड्यूटी ऑफ गार्डियन या पेरेंट कि वो अपने बच्चे के एडमिशन खुद करवाए। हमारे देश में राइट टू एजुकेशन है, 2009 की जो पॉलिसी है राइट टू एजुकेशन वो तो है 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, आपको पता होगा। लेकिन ये ड्यूटी है पेरेंट या गार्डियन ऑफ द चाइल्ड कि वो अपने बच्चे की एडमिशन करवाएं। आप किसी को खींच के नहीं लेके आ सकते इंस्टीट्यूशन में, ठीक है। तो कल्चर कहीं ना कहीं रुकावट बन जाता है सोशल चेंज के लिए। नेक्स्ट वन है फियर ऑफ अननोन। कई बार हम सोशल चेंज को इसलिए भी एक्सेप्ट नहीं करती क्योंकि हमें नहीं पता इसका रिजल्ट क्या होगा और हम इसलिए अपने पाँव या हाथ पीछे खींच लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब कुकर आया था, जब नया कुकर आया था, कुकर आपको पता होगा जिसमें आप यूटेंसिल है जो आप किचन में यूज करते हैं। तो जब कुकर आया था नया तो लोगों में बड़ा डर था कि पता नहीं ये फटे ना जाए, है ना, कि इसकी विसल पता नहीं काम करेगी कि नहीं करेगी, और ऐसे इंसिडेंट भी हुए तो लोग बड़ा डर गए, तो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं करा। लेकिन आज कुकर वाइडली यूज होता है, लोग यूज करते हैं। तो कई बार फियर ऑफ अननोन होता है, उसकी वजह से हम चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, आप बड़े लेवल पर भी एग्जाम्पल सोच सकते हैं। वेस्टेड इंटरेस्ट। वेस्टेड इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कई बार सोशल चेंज लेके आने में कुछ लोगों का बेनिफिट होता है, इसलिए वो सोशल चेंज लेके आना चाहते हैं। ये आपने पॉलिटिकल सेक्टर में देखा होगा, कुछ लोग रिजर्वेशन सिस्टम खत्म नहीं करना चाहते,
ठीक है, कुछ लोग कहते हैं ये रिजर्वेशन सिस्टम खत्म हो जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं रिजर्वेशन सिस्टम नहीं खत्म होना चाहिए। कुछ लोगों का इसमें फायदा है जो वो देख रहे हैं। कुछ लोग पॉलिटिकल पार्टीज वोट मांगती हैं धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, बिकॉज उनका एक इंटरेस्ट है, और ये वो सोशल चेंज डिसरप्ट कर रहे हैं, दंगे फसाद की नौबत लेके आते हैं ये देश में। ठीक है, तो ये वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग सोशल चेंज को भी रेजिस्ट करते हैं, नहीं आने देते। ठीक है, फोर्थ वन है रिलीजियस रिजिडिटी। कई बार ना हम अपने इतने कट्टर रिलीजियस लोग होते हैं ना, हम इतने, कई बार हम सोशल चेंज एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। ठीक है, क्या पता वो सोशल चेंज हमारे लिए बहुत अच्छा हो। ठीक है, अब जब रिलीजियस ग्रुप्स वो सोशल चेंज को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, ठीक है, अब वो सोशल चेंज हो सकता है कि आप साइंटिफिक या टेक्नोलॉजीज का यूज करें, ठीक है, अपने डिजिटलाइजेशन करें होली बुक्स का, तो वो नहीं करना चाहते। तो बताओ, आप होली बुक्स की अहमियत को लिमिटेड कर रहे हैं। अगर आप डिजिटलाइजेशन मेथड का नहीं यूज करोगे तो आप अपनी होली बुक्स को सीमित कर लोगे, लोगों तक वो पहुंचेंगे नहीं। ये मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, ऐसे बड़े बड़े एग्जाम्पल आप सोच सकते हैं। तो ऐसे सोशल चेंज फैक्टर में ये रुकावट बनता है। डिग्री ऑफ आइसोलेशन, जब लोग अपने आप को अकेला कर लेते हैं। अगर मैं ये कहूँ कि इंडिया के लोग इंडिया में ही एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहेंगे, ग्लोबल लेवल पर वो अपने आप को कनेक्ट नहीं करेंगे, ना बात करेंगे, ना बाहर जाएंगे, ना किसी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो सोशल चेंज नहीं होगा। बिल्कुल वैसे ही जब हम आइसोलेशन की लेवल को अपनी सोसाइटी में सीमित कर लेते हैं, जब हम ये, आपने अंडमान एंड निकोबार में जाके देखा होगा, डॉक्यूमेंट्री देखना, न्यूज देखना, अंडमान एंड निकोबार के लोग आपको वहां पे एक्सेप्ट नहीं करते जल्दी। ठीक है, आप वहां पे घूमने जा सकते हो, लेकिन अगर आप ये कहो कि आप उनकी भाषा बदल दोगे, आप उनको टेक्नोलॉजी दे दोगे, आप उनको कंप्यूटर दे दोगे, उनको एजुकेशन दे दोगे, और वो अपनी कल्चरल रूट्स भूल जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। वो अपने आप को आइसोलेट करके बैठे हुए हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स हमारे देश का पार्ट है, लेकिन वो इतना सुंदर है, और वहां पे लोगों ने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, बिकॉज वो ये मानते हैं कि हम गंदे लोग हैं, हम गंदे लोग हैं, मतलब वो हमें अनटचेबल समझते हैं, वो हमें एनिमल या एलियन की तरह देखते हैं, बिकॉज वो देखते हैं कि हम उनकी कम्युनिटी का पार्ट नहीं है, और हम वहां इसलिए जा रहे हैं ताकि हम उनको बदल दें, और वो अपने आप को बदलना नहीं चाहते, वो अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रखना चाहते हैं, और कई बार वो गुस्सा भी होते हैं अगर आप उनको फोर्स करो। तो वो डिग्री ऑफ आइसोलेशन है, कई बार ये सोशल चेंज लाने में डिफिकल्टी खड़ा करती है। कास्ट, कई बार हम कास्ट के ऊंची जात, नीची जात, हायर, लोअर, मिडिल क्लास, कास्ट, ठीक है, क्लास की बात नहीं हो रही, कास्ट की बात हो रही है, हायर कास्ट, लोअर कास्ट, ये चक्रों में रह के हम अपने सोशल चेंज को डिस्टर्ब कर लेते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर जो हैं, उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया, फिर जाके उनको कहीं रिकॉग्निशन मिली, अंबेडकर लिया उन्होंने नाम अपने गुरु का। ठीक है, तो फिर जाके उनकी ये अहमियत बढ़ी। तो देखो, अंबेडकर इतने महान हमारे देश के लीडर रहे हैं, उन्होंने फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें कहते हैं। अगर उनको कास्ट का इतना सामना करना पड़ा, और कास्ट बदल के अगर वो रिकॉग्नाइज हुए हैं, तो आप सोचिए कास्ट कितना बड़ा बैरियर है सोशल चेंज का। कितने लोगों की ह्यूमन वैल्यू हम खत्म कर देते हैं। क्या पता लोग इतने टैलेंटेड हों, कुछ लोअर कास्ट के लोग, लेकिन उन्हें चांस ही नहीं मिलता आगे आने का। तो दिस इज द फैक्टर दैट रेसिस्ट सोशल चेंज। एथनिसिटी, एथनिसिटी का मतलब होता है कि आप किस तरह के ग्रुप को बिलोंग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो आपके बहुत पुराने ग्रुप्स होते हैं। एथनिसिटी का मतलब होता है कि आपके जो आप ग्रुप को बिलोंग करते हो, उसकी भाषा क्या है, उसका कल्चर क्या है, उसका बिहेवियर क्या है, उसका रहना सहना कैसे, तो उसे हम कहते हैं एथनिसिटी। कई बार ये हमारा जो कल्चर होता है, ये भी बैरियर बनता है सोशल चेंज का। ठीक है, जो हमारी एथनिसिटी है, जो हमारे ग्रुप है, वो जो ग्रुप की फॉर्मेशन है और उसका जो स्ट्रक्चर है, वो चीज़ें कई बार बैरियर बनती हैं सोशल चेंज में। ठीक है, तो एथनिसिटी हमारे सोशल चेंज में रुकावट बनता है। लिंग्विज्म, लिंग्विज्म का मतलब है कि कई बार लैंग्वेज भी ना सोशल चेंज में रुकावट बनती है। फॉर एग्जाम्पल, अभी जो न्यूज़ आ रही है, महाराष्ट्र के लोग क्या कर रहे हैं, मराठी बोलो, मराठी बोलो, जो नॉर्थ के लोग आते हैं मराठी बोलो। आप कर्नाटका में जाएं तो कर्नाटका के लोग क्या कहते हैं नॉर्थ इंडियंस को, तुम बाहर जाओ, तुम्हें तो कन्नड़ा नहीं आती,
तो ये अगर हम भाषा के नाम पे लड़ाइयाँ लड़ेंगे तो बताओ सोशल चेंज कैसे आएगा। हम दूसरी स्टेट्स में काम करने के लिए जाते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियंस नॉर्थ इंडिया में नहीं आते, आते हैं, लेकिन हम उनको भाषा के लिए फोर्स नहीं करते। लेकिन ये साउथ इंडिया में ऐसा एक, वो अपनी मदर टंग के लिए बहुत पॉजिटिव है, ठीक है, आप पॉजिटिव हो जाओ, लेकिन अपनी भाषा को किसी ऊपर थोपोगे तो दैट इज़ अ सोशल चेंज दैट रेसिस्ट, ठीक है। सोशल चेंज इसमें आ ही नहीं पाएगा। क्या पता वो इंसान आपकी जो स्टेट में आया है वो बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा टैलेंटेड पर्सन हो, जो आपकी स्टेट में टैक्स पे करेगा, आपकी आपकी जो स्टेट है उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ में वो हेल्प करता है, ठीक है। वो आता है इंसान आपके स्टेट में काम करता है, वहाँ की चीज़ें खरीदेगा, वहाँ पे रहेगा, वहाँ का रेंट, वहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट, सोचो कितने लोगों को रोज़गार मिलता है हमारी वजह से, ठीक है, जब हम इंटर स्टेट वर्क के लिए जाते हैं। तो लिंग्विज्म जैसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बिकॉज ये सोशल चेंज को रेसिस्ट करते हैं। रीजनलिज्म, रीजनलिज्म का मतलब ये होता है कि हम जब एक ही जगह से बिलोंग करते हैं। रीजनलिज्म का मतलब है कि फॉर एग्जांपल अगर आप देखो कि रेसिज्म क्या होती है, रेसिज्म का मतलब होता है कि कुछ लोग काले हैं, कुछ लोग सफ़ेद स्किन कलर के हैं। अब जो काले लोग हैं, जो ब्लैक स्किन वाले हैं, वो वाइट लोगों से मार खाते हैं, मतलब मार खाते हैं हर चीज़ में, लाइक उनको राइट्स नहीं देते। आज भी ये बड़ी एग्जिस्ट करती है चीज़, रेसिज्म जैसी चीज़, उनको उनके राइट्स नहीं मिलते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द स्किन कलर। और ये माना जाता है कि ये जो स्किन कलर वाले लोग हैं ये अफ्रीका से आते हैं, ठीक है, ये अफ्रीकन लोग होते हैं, नॉर्थ अफ्रीकन। ये नॉर्थ अफ्रीकन जब बाहर यूएसए वगैरह में जाते हैं तो इनको बड़ा रेसिज्म जैसा चीज़ फेस करना पड़ता है। तो ये रीजनलिज्म जैसी चीज़ें हैं, ये ख़त्म होनी चाहिए, बिकॉज ये हमारा हिंडर करती है सोशल चेंज में, ये ऑब्स्टेकल है, ये बैरियर है। और ये चीज़ें खत्म होंगी तभी सोशल चेंज एक अच्छे लेवल पर आ पाएगा। तो आज का टॉपिक तो बड़ा ही लेंदी था, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, और बड़ी ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन थी ये। और कुछ भी आपसे एग्जामिनेशन में इसके ऊपर पूछा जा सकता है, कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। हिट लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपको टाइमली वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। एंड सुबह के 4 बज रहे हैं, नहीं 5 बज रहे हैं, 4:51 हो गए हैं सुबह के, एंड मैं तब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जस्ट बिकॉज कि बच्चों के मुझे मैसेज आए हैं कि एग्ज़ाम इज़ कमिंग एंड वी वांट योर वीडियोस, ठीक है। तो उनको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है। सुबह 5 बजे वीडियो बना रही हूँ यार, अब तो सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप सब्सक्राइब करते हैं, लेकिन जब आप नहीं करते ना तो मुझे दुख होता है, और वो दुख होता भी है बिल्कुल, क्योंकि आप जब मेहनत करते हैं और बच्चे आपकी वीडियो सिर्फ देख के चले जाते हैं लेकिन आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता उनकी तरफ से, तो दैट हर्ट्स, ठीक है। तो सिर्फ सुबह 5 बजे बना रहे यार, तो सब सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना अच्छे से। एंड आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको रिप्लाई भी करती हूँ, ठीक है, मैं हर एक कमेंट पे रिप्लाई करती हूँ बच्चों को। एंड आई विश आपका पेपर बहुत अच्छा हो, आप ऐसे ही मेहनत करते रहें, पढ़ते रहें, अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखो दैट यू कैन डू इट, ठीक है, यू कैन डू इट, एवरीवन इज कैपेबल। आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, एंड यू कैन even top university. Okay, thank you so much for being here till the last of the video, and see you soon in the next video. Till then, take care and all the very best for your exams.